इस आर्टिकल को देखिए। भारत 20% डेटा जनरेट करता है, लेकिन उसके पास केवल 2% डेटा सेंटर्स ही हैं। ओला के फाउंडर और CEO भावेश अग्रवाल का कहना है कि इंडिया जो कि 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया के 20% डिजिटल डेटा का उत्पादन भी करता है, लेकिन इसका केवल 10वां हिस्सा ही यहाँ इंडिया में स्टोर किया जाता है और बाकी रिमेनिंग डेटा बाहर बड़े टेक जाइंट्स के द्वारा प्रोसेस्ड होता है और फिर उसी डेटा को हमें डॉलर में वापस बेचा जाता है। इस लिस्ट को देखिए। अकॉर्डिंग टू IMG ग्लोबल इन्फोटेक टॉप ऐप्स फॉर एंड्रॉइड्स एंड iOS यूज़र इन इंडिया, इस लिस्ट में टॉप 19 ऐप्स को मेंशन किया गया है, जिसमें इंडियन ऐप्स आपको गिने चुने ही मिलेंगे। 2023 तक इंडिया हर दिन लगभग 2.5 एक्साबाइट डेटा जनरेट कर रहा था, जो 912.5 एक्साबाइट या 0.91 जेटाबाइट के बराबर है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, गूगल सभी बड़ी टेक कंपनियों में सबसे ज़्यादा प्राइवेट डेटा ट्रैक करता है। ज़्यादातर लोगों के पास इतना टाइम और पेशेंस नहीं होता कि वो प्राइवेसी पॉलिसीज को पढ़ें। जरा इस आर्टिकल को और देखिए। आयरिश काउंसिल फॉर सिविल लाइबिलिटीज ICCL ने खुलासा किया है कि गूगल और अन्य इंटरनेट दिग्गज रियल टाइम बिडिंग RTB सिस्टम के जरिए प्रतिदिन अरबों बार लोगों के डेटा को प्रोसेस और पास कर रहे हैं ताकि ट्रैकिंग और एड टारगेटिंग की जा सके। रियल टाइम बिडिंग बिहाइंड द सीन ऑपरेट होती है। किसी भी ऐप या वेबसाइट को यह ट्रैक करता है कि आप क्या देख रहे हो, चाहे वो कितना भी प्राइवेट हो या फिर सेंसिटिव। अब जरा आप इस आर्टिकल को और देखो, आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन ये बिग टेक कंपनियां कलेक्ट करती हैं। आप security.org पे आके आप पूरा आर्टिकल देख सकते हो कि गूगल और ये अन्य बिग टेक कंपनियां कितनी और किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। इंडिया रैपिडली डिजिटलाइज हो रहा है, लेकिन हमारा ज़्यादातर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन कंपनीज के हाथ में है। ये कंपनीज हमारे डेटा को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। फॉरेन कंपनीज और टेक्नोलॉजीज़ का हमारे डिजिटल डेटा और डिजिटल एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल है। इसका मतलब बस इतना है कि हमारे पर्सनल और नेशनल डेटा का इस्तेमाल हमारे खिलाफ या हमें प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। आई थिंक ऐसा हो भी रहा है। अगर आपने द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु मूवी देखी है, जिसमें जो विलन होता है वो इन्फॉर्मेशन और डेटा पर बहुत अच्छी स्पीच देता है, अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो आई रिकमेंडेड यू आप वो मूवी ज़रूर देखो। उसकी स्पीच स्टार्ट ही होती है, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, यू आर लिविंग इन अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, द इन्फॉर्मेशन एज। पहले लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं हथियारों से, फिर बायो वॉर शुरू हुआ और अब साइबर वॉर। मुझे उस स्पीच की सबसे प्रभावशाली बात जो लगी, वो बोलता है जिसे डेटा इस्तेमाल करना आता है उसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक हथियार है। उसके सहारे वो किसी की भी वैल्यू को डाउन कर सकता है या फिर उसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। बड़े टेक जाइंट्स की भूख खाने की नहीं, इन्फॉर्मेशन डेटा की है। दुनिया बसी है इस डेटा में और ये डेटा किसी को भी गुलाम बना सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ। जरा इस आर्टिकल को देखिए। द सिस्को साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस इंडेक्स 2024 से पता चलता है कि इंडिया में केवल 4% संगठन ही मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी रिस्क को टैकल करने के लिए तैयार हैं। इंडिया साइबर क्राइम के मामले में 10वें स्थान पर है। इंडिया में 80% लोग साइबर सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल अनअवेयर हैं। ये वही भारत है जो डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करता है। इमेजिन करिए, एक बटन दबाकर पूरी एक नेशन की इकोनॉमी को रद्द किया जा सकता है। यह है साइबर वॉरफेयर का असली रूप। सोचिए, अगर किसी देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिना किसी बॉम्ब या गोली के सिर्फ एक डिजिटल वायरस से ठप हो जाए तो? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो दुनिया के सामने 2010 में आई। इस साइबर अटैक ने न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को झटका दिया, बल्कि दुनिया को साइबर वॉरफेयर के नए दौर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। 2009-2010 के दौरान ईरान अपने नतांज न्यूक्लियर फैकल्टी में अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी को सुधारने में लगा हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक ही वहाँ के सेंट्रीफ्यूज जो यूरेनियम को इनरिच करते हैं में गड़बड़ शुरू हो जाती है। बिना किसी स्पष्ट वजह के ये सेंट्रीफ्यूज या तो बहुत तेज़ी से घूमने लगते हैं या फिर बिल्कुल रुक जाते हैं। कुछ महीने बाद इंजीनियरों को एक ऐसी चीज़ मिली जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, एक डिजिटल वायरस जिसे स्टक्सनेट के नाम से जाना गया।
ये वायरस कोई आम मालवेयर नहीं था। इसका डिज़ाइन इतना सोफिस्टिकेटेड था कि ये स्पेशली ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को टारगेट करता था। स्टक्सनेट ने सीमेंस के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनिपुलेट कर सेंट्रीफ्यूजेस की स्पीड को छेड़ दिया, जिससे वो या तो ब्रेक हो गए या फिर इतने ख़राब हो गए कि उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता था। कोई ऑफिशियली इस साइबर अटैक के लिए जिम्मेदार नहीं था, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये जॉइंट ऑपरेशन था इसराइल और यूनाइटेड स्टेट का, जिसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। स्टक्सनेट के बाद दुनिया ने साइबर वॉरफेयर की शक्ति को पहली बार इतनी करीबी से देखा। ये एक वार्निंग थी कि आने वाले समय में देशों के लिए सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस ही नहीं, बल्कि साइबर पावर भी इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे ये समझना और भी ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया को साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आज के डिजिटल युग में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि इंटरनेट के पर्दे के पीछे भी लड़े जा रहे हैं। FBI के एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्राइम का शिकार होने वाले टॉप 20 देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। दुर्भाग्य से सोफोस के डेटा के मुताबिक भारत में लगभग 40% बोर्ड मेंबर्स को साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और रिस्क की जानकारी ही नहीं है। भारत में साइबर अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत नया है। भारत में 700 मिलियन से भी ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। इनमें से 75% नए यूज़र्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन DEF की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 90% से ज़्यादा लोगों के लिए डिजिटल लिटरेसी लगभग ना के बराबर है। इससे ये आसानी से समझ में आता है कि क्यों साइबर क्रिमिनल्स भारत और उसके ऑर्गेनाइजेशन को निशाना बना रहे हैं। जहां अमेरिका और चाइना जैसे देश AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भारत अभी तक अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने में स्ट्रगल कर रहा है। देश का अगला युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ने वाला है। अपने फ्यूचर के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। अब वक्त आ गया है कि हम अपने देश को डिजिटल गुलामी से बचाएं, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और अपने डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर करें।